राम राम। लाल किताब के उस महा उपाय के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन करना लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार ज़रूरी है, जिसका नाम है ऋण पित्तर। ऋण पित्तर वह दीमक है जो आपकी पुश्त दर पुश्त को खोखला कर देता है, और यह अकेला आप पर असर नहीं करता, यह पूरे खानदान के ऊपर असर करता है और उनकी जड़ें खोखली कर देता है। जीवन संघर्ष बन के रह जाता है। देखने में ऐसा आता है कि जिसकी पत्रिका में यह ऋण पित्तर हो, उसके अकेले ऋण पित्तर नहीं होता, उसके कुल खानदान में ये सिम्टम प्रकट होते हैं कि ऋण पित्तर हो। ऋण पित्तर यानी कि यह बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। ऋण पित्तर, देखिए बृहस्पति के इस ऋण पित्तर में होता क्या है। आपके पिता, आपके ताया, चाचा, आपके भाई, आप खुद, आपकी बेटियां, है ना, आपके दोहते, आपके पोते, इन सब का जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। एक का नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये सारा फैमिली ट्री है। तो यहां पर यह ऋण पित्तर सारे परिवार की जड़ें खोखली कर देता है। तो इसका उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमको इसके कारण भी समझने हैं कि ये ऋण पित्तर पैदा क्यों होता है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये ऋण पित्तर पैदा कहाँ से हो गया और इसकी वजह क्या है। देखो, कई लोग ना ऐसी बात करते हैं कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में बुरे कर्म किए नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की आत्मा नहीं दुखाई, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हम तो पितरों के निमित्त सभी काम करते हैं, सभी दान पुण्य करते हैं, पिंड दान तक करवा चुके हैं, तो हमारे यहाँ से ऋण पित्तर कैसे आ गया, है ना। देखो, ऐसा होता है कि 5 पीढ़ियों का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है ना। मैं अभी आपको एक फैमिली ट्री बना के दिखाऊंगा, 4 तो उसमें स्पष्ट हो ही जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इन पीढ़ियों में से, है ना, किसी ने भी आपके पिछले जो पूर्वज हैं उन्होंने ये गलती की हो, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो यह ऋण आपके ऊपर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि गलती उन्होंने की, मैं क्यों भुगतूं, मेरे पर कैसे ऋण आ गया। देखिए, एक जेनेटिक, सुना है ना आपने, जेनेटिक असर होता है कि पिता को जो बीमारी होती है वो पुत्र में भी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये इसका प्रूफ है ना, कि आपके अगर पिता के शरीर में कोई बीमारी है तो आपको भी होने की संभावनाएं हैं। दूसरा उदाहरण है पिता के द्वारा कमाई गई दौलत, दादा के द्वारा कमाई गई दौलत और नाम और शोहरत, जैसे उस चीज के हकदार आप ही बनते हैं ना, उसी तरह से उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों के हकदार भी आप हैं। यानी कि इसको कहते हैं पाप करे कोई भरे कोई। किसी की सजा किसी को मिले उसको जो उस खानदान में पैदा हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर ये बृहस्पति का ऋण पित्तर पैदा कैसे होता, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पैदा कैसे होता है। शायद आपको ख्याल आ जाए कि आपके पूर्वजों ने शायद आपके सामने ये गलती की थी, किसी मंदिर धर्म स्थान को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाया होता है, किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बनने नहीं देना, उसको तुड़वा देना, उसके झगड़ों में पड़ जाना। तो ये एक पहली वजह। दूसरी वजह क्या होती है, किसी पीपल को कटवा देना, किसी पीपल को कटवा देना, यह दूसरी वजह होती है जो व्यक्ति करता है। तीसरी वजह क्या बनती है, यह लाल किताब में नहीं लिखा है। यहां पर बृहस्पति की कारक वस्तुओं की अगर बात हो रही है ना, तो इसकी भी बात होगी जो बृहस्पति से जुड़ती है। तीसरी वजह जो बनेगी वह ये बनेगी कि आप अपने बुजुर्गों को सताएंगे, उनको तंग करेंगे, उनको मारेंगे, या उनको इतना तिल तिल तड़पाएंगे कि वह मरने को मजबूर हो जाएं, उनको रोटी तक ना दे, उनको गालियां दे, उनको तसीहें दे, उनकी आत्मा आपको बद्दुआ दे अंदर से, है ना। इतनी दयनीय हालत उनकी कर देनी, उनका मल मूत्र बीच में निकल रहा है, आपने उनकी परवाह नहीं करनी, आपने अपनी इंजॉयमेंट के लिए निकल जाना, बुजुर्ग को घर में तड़पते हुआ छोड़ देना। ये तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति क्या है,
अब देखो, जो धर्म के काम करने वाला हो, जिसे हम पुजारी कहते हैं, मंदिर में बैठता हो, या कोई साधु हो, सन्यासी हो, जो बृहस्पति का प्योर कारक है, उसको नुकसान पहुंचाना, उससे छल करना, उसको पीड़ा पहुंचाना, यह आप नहीं, आपके पूर्वजों में से भी अगर किसी ने किया हो तो ऋण पित्तर बन जाता है बृहस्पति का। जो पंडित आपके घर में कभी रोटी लेने आया करता था, पुराने समय में पंडित जाते थे लोगों के घरों में रोटी लेने, क्योंकि वह कोई व्यापार नहीं करते थे, उनका गुजारा आपके दिए हुए दान पर होता था। किसी ना किसी घर से उनकी रोटी लगी होती थी, 3 समय की, आज इसके घर की बारी है, कल उसके घर की बारी है, परसों उसके घर की बारी है। तो ये आपके बुजुर्ग करते आ रहे थे, ठीक है ना। आपने उस चीज़ को बंद कर दिया, आपको मालूम ही नहीं वह पंडित कहाँ है। वो आज आपसे दान तो नहीं मांग रहा है, रोटी तो नहीं मांग रहा है, उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं कमाने निकल गए, लेकिन वह बदल गया या उससे नाता टूट गया। उसको दान पुण्य जो हम करते थे वो करना ही बंद कर दिया। आपने अपना कुल पुरोहित बदल दिया या कुल पुरोहित से नाता टूट गया। आज के समय में अगर आप अभी की मैं बात करूं ना, ये मार सबसे बड़ी पड़ी है, सबसे बड़ी। पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में तो ये चीज़ें थी, बाकी भारत का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी होंगी कि पंडित घर से खाना लेने आते थे या आपके घर से पंडित को खाना जाता था, जिससे वह अपना जीवन यापन करता था, आपकी दान दक्षिणा पर जीवित रहता था, और वह चीज़ें टूट गई। अब देखो, समय ने करवट ली है, किसी ने जानबूझ के नहीं किया। अगर आप पता कर सकते हैं कि वो पंडित कहाँ है, उसका खानदान कहाँ है, जो आपसे रोटी लेने आता था, तो वहाँ पर जाएं, उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करके आएं। ये कुल पुरोहित को बचाने वाला काम है। अब कई लोग अपने कुल पुरोहित समझते हैं जहाँ पर अस्थि विसर्जित की जाती है। देखो, वह एक अलग चीज़ है ना, लेकिन यह सबसे बड़ी चीज़ है। जो कुल पुरोहित होता है वो आपके परिवार का होता है। 2 तरह के कुल पुरोहित होते हैं, एक हरिद्वार वाले होते हैं, एक जो आपके गली मोहल्ले के पास रहते हैं, है ना, नज़दीकी मंदिर में हो सकते हैं, या बामणी का घर होता है जो वह रोटी लेके जाते हैं, तो उनको भी गिनते हैं, ठीक है ना। तो उनको ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, नहीं तो ये एक वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। कुल पुरोहित की सुध नहीं ली गई, कुल पुरोहित बदल दिया गया या कुल पुरोहित को भूल गए। और यहाँ पर देखिए, व्यक्ति धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाए लोग, जिसकी वजह से वो मंदिर जाना छोड़ गए। कई लोगों ने अपने धर्म बदल लिए। अब वो अपने जिस धर्म में पैदा हुए थे उस धर्म को त्याग कर क्या हुआ कि दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए, ठीक है ना। ऐसा भी उन लोगों के साथ, ये पितर ऋण की श्रेणी में वो लोग भी आ जाएंगे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। तो हमें ये समझना है, कुंडली के अनुसार, मैंने एक कारण तो आपको प्रैक्टिकल बताया कि ये गलती होती है जिसके कारण आपके साथ ये होता है। कई लोगों ने तो ये चीज़ें देखी होंगी, उनके पूर्वजों ने क्या कुछ किया उनको मालूम होगा। कई लोगों को ये बताने वाला कोई नहीं होगा। उनको मालूम कैसे पड़ेगा? उनको मालूम पड़ेगा उनकी जन्म पत्रिका से। जन्म पत्रिका में एक खास ग्रह चाल बनेगी जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी पत्रिका में ऋण पित्तर है। वह मैं आपको अभी इस बोर्ड पे बताऊंगा, लेकिन साथ में यह भी बताऊंगा कि इसका उपाय क्या है। उपाय करके, जो कि बेहद आसान है, इस उपाय को करके आप इस ऋण पित्तर के विष से, जहर से मुक्त हो सकते हैं, ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुंडली के अनुसार ये ऋण पित्तर पैदा कैसे होता है। अब आपकी पत्रिका के अनुसार ऋण पित्तर कैसे बनता है, 2 विधियां बताऊंगा। बड़े सरल तरीके से आप अपनी पत्रिका की जांच करते हुए समझ जाएंगे। तीसरा तरीका है, लेकिन वह थोड़ा मुश्किल है, वह किसी विद्वान ज्योतिषी के सानिध्य में जाकर आप जान सकते हैं, क्योंकि वह स्पष्ट रूप में आपको जानने के लिए थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा, फिर पता लगेगा ये छुपा छुपाया ऋण पित्तर होता है। लेकिन जो मुख्य तौर पर 2 है ना, बड़े आराम से आप पकड़ सकते हैं, वो मैं आज आपको बड़े आसानी से बता दूंगा। तो पहली विधि को समझते हैं क्या है, इसको डिटेल में 9 ग्रहों से जोड़कर बता रहा हूं, जो बृहस्पति का
ऋण पितर पैदा करेंगे। सबसे पहली चीज लाल किताब फरमाती है कि बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो। तो यहां पर यह समझ लें कि लाल किताब राशियां नहीं लेती, आपके लिए काल पुरुष के अनुसार 1 से लेकर 12 तक मैं राशियां लिख रहा हूं, आप भावों के अनुसार इसको समझ पाएंगे। तो लाल किताब कहती है कि भाव नंबर 9 में, ठीक है ना, बृहस्पति हो, उसी समय बुध यहां पर हो, ठीक है ना, तो क्या बन गया, ऋण पितर। दूसरी स्थिति में क्या है कि बुध पंचम भाव में बैठा हो, ठीक है ना, पंचम भाव में बैठा हो और सूर्य यहां पर आ जाए, तो यह स्थिति संभव नहीं लगती है। कारण यह है कि बुध से कभी भी सूर्य इतनी दूरी पर नहीं जाता, 45 डिग्री आगे पीछे रहता है। तो ये देखने में थोड़ा सा इस पर शोध करना पड़ेगा, विद्वान लोगों को विचार करना पड़ेगा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि बुध पंचम में हो और सूर्य यहां पे आए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वर्षफल में कई बार ऐसी स्थिति बन जाए तो हम एक जिसे कहते हैं कि तात्कालिक तौर पर टेम्परेली पितर दोष बना है, ठीक है ना, कि पिछले साल या इस साल कोई गलतियां तो नहीं हुई। अगली स्थिति में बुध हो यहां पर चौथे भाव में और उसी समय चंद्रमा यहां पर हो, तो ये मत सोचिएगा मैंने बृहस्पति लिख दिया, सूर्य लिख दिया, इनका भी साथ में होना मौजूद यहां पे जरूरी है ना, चंद्रमा अकेला यहां पर हो, ठीक है ना, तो ये स्थिति बन जाती है ऋण पितर की, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं शुक्र, ठीक है ना। तो शुक्र की बात करें, यहां मैंने चंद्रमा का बता दिया आपको, ठीक है ना। शुक्र के घर हैं, ये है राशि अनुसार और ये, ठीक है ना। इन दोनों घरों में, है ना, इन दोनों घरों में से किसी भी घर में बुध आ जाए और शुक्र यहां पर बैठ जाए, ठीक है ना, तो ये यहां पर संभव नहीं लगता, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा दूरी 180 डिग्री और यहां फिर 180 डिग्री से आगे, ये वाला संभव नहीं लगता, पॉसिबल नहीं है। ये संभव हो सकता है, ये संभव हो सकता है, तो ये संभव नहीं है। अगली स्थिति क्या बनती है, या तो बुध बैठा हो लगन में या बुध बैठा हो अष्टम भाव में, ठीक है ना, और उसी समय जब ये स्थिति बनी हो आपकी पत्रिका में मंगल यहां पर आ जाए, तो ये भी ऋण पितर का निर्माण कर देगा, ठीक है ना। तो ये हो गई अगली स्थिति, ठीक है ना, तो इसको भी मैं साफ कर देता हूं। शनि हो भाव नंबर 9 में और बुध या तो आ जाए खाना नंबर कहां पर 10 में या खाना नंबर 11 में, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये दोनों शनि की राशियां हैं, शनि यहां पर आ गया तो ऋण पितर बन गया, ठीक है ना। राहु बैठा हो खाना नंबर 9 में, ये तो वैसे ही बृहस्पति को नहीं छोड़ता, और बुध आ जाए यहां पर, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में राहु यहां पर आकर ऋण पितर का निर्माण कर देगा। अब बात आ जाएगी केतु की, ठीक है ना, तो बात आ जाएगी केतु की। कहने को यहां पर बुध उच्च का कहते हैं सभी, ठीक है ना। छठे भाव में बुध हो और केतु बैठ जाए यहां, तो यहां पर ऋण पितर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब कहने को यहां पर केतु उच्च है, बुध उच्च है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ऋण पितर दे रहे हैं, वो भी बृहस्पति का, जो किस्मत को खोखला कर देता है। अब आपने सब चीजें नोट कर ली, है ना, आपने सब चीजें नोट कर ली, लेकिन बुध का जिक्र नहीं सुना। बुध अपना भी तो अस्तित्व है ना उसका, तो बुध यहां पर अकेला भी बैठ जाए तो, है ना, यह बृहस्पति का ऋण पितर पैदा कर देगा, ठीक है। अब दूसरी विधि बताता हूं आपको, मेरे को डस्टर नहीं मिल रहा आज, कहां गया। देखिए, भाव नंबर 2, भाव नंबर 5, भाव नंबर 9, भाव नंबर 12, ये बृहस्पति ग्रह से प्रभावित हैं, इन पर बृहस्पति का अधिकार है। अब यहां पर बृहस्पति के शत्रु जिसे हम कहते हैं बुध, ठीक है, यहां पर आ जाए तो ऋण पितर पैदा हो गया ये वाला, और यहां पर बुध ना हो, मान लीजिए यहां पर आके बैठ गया तो ऋण पितर पैदा हो गया।
अब यहां पर मान लिया हमने नहीं है, यहां पर अभी मैं बता के हटाऊं आपको, यहां पर बुध आके बैठ गया तो ऋण पित्तर है, ठीक है ना। यहां पर नहीं है तो यहां पर मान लीजिए बैठा है तो भी ऋण पित्तर है। तो ये एक स्थिति हो गई। दूसरी में शुक्र यहां पर बैठ गया अकेला या कई ग्रहों के साथ तो ऋण पित्तर है। शुक्र यहां छोड़कर यहां बैठ गया, यहां नहीं है यहां पर है तो ऋण पित्तर है। शुक्र यहां पर बैठा है तो ऋण पित्तर है। शुक्र यहां पर बैठा है तो ऋण पित्तर है। तो यहां पर तो शुक्र उच्च है। अब क्या करेंगे, ठीक है ना। चलो ये भी स्थिति क्लियर हो गई, ठीक है ना। इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। अगली स्थिति क्या है, अगली स्थिति ये है कि राहु यहां पर बैठा हो दूसरे भाव में, ठीक है ना, तो ऋण पित्तर है, इसको हटा दो। राहु यहां पर बैठा है, ऋण पित्तर है, इसको हटा दो। यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर बैठा है, ठीक है ना, तो ऋण पित्तर है, ठीक है ना। तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर बैठा है तो ऋण पित्तर है। तो ये दो विधियां मैंने आपको बता दी हैं। बाकी विधियों को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। हाँ, ज्योतिष में गहरा अध्ययन अगर आप कर चुके हैं शायद आसानी से समझ आ जाए आपको तीसरी विधि क्या है। लेकिन ये मैं कहूँगा क्योंकि ये ऋण पित्तर का मामला है, मैं भी गलती नहीं करना चाहता। आप किसी सुयोग्य विद्वान से जानें कि आपकी पत्रिका में ऋण पित्तर है कि नहीं। बहुत भयंकर है। अब इसका उपाय क्या हो सकता है डिटेल में समझते हैं। बहुत आसान है उपाय। आपने ये समझ लिया कि ऋण पित्तर पैदा कैसे होता है। अब इसका उपाय करेंगे। उपाय करने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उपाय करने की विधि। अब देखो, ये जो ऋण है ना, ये आपका अकेले का नहीं है, आपके कुल खानदान का है। तो जहां तक आपके खानदान के खून का असर जाएगा वहां तक ये ऋण पित्तर बोलेगा। तो उसको समझने के लिए आपको इसका एक चार्ट बनाकर मैं दिखा रहा हूं, जिसे हम कहेंगे कुल खानदान, यानी कि फैमिली ट्री। फैमिली ट्री से आपने समझना है कि इसका उपाय कैसा होगा। तो पहले इस फैमिली ट्री को अच्छे तरह से समझें और मैं ये कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। आज तक इतनी डिटेल में किसी ने नहीं समझाया होगा कि हमको फैमिली ट्री बनाना कैसे है और इसको अप्लाई कैसे करना है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऋण पित्तर में जैसे वो उत्पन्न होता है ना, मंदिर तुड़वाए, पीपल कटवाए, और ये हटने में भी एक वजह आपके लिए जिम्मेवार होगी। वो ये होगी, आप जितने लोगों का ऋण पित्तर तुड़वाएंगे उसमें मददगार बनेंगे। जैसे मैं आपका मददगार बन रहा हूं पूरी डिटेल में जानकारी देके, ठीक है ना। तो अगर हमारे यहां, वैसे तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, हम सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। हर किसी की पत्रिका में कोई ना कोई ऋण होता ही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो मैं मददगार बना आपका, आप किसी तक ये चीज पहुंचाएं, ठीक है ना। ये वीडियो डिटेल में पहुंचाएं और वह इसे देखे समझे। अगर उसके जीवन में कहीं उस ऋण पित्तर का नाश हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ ना कुछ पुण्य अर्जित जरूर होंगे, जो आपके जीवन में सहायता करेंगे सुख लाने के लिए। कहते हैं लाल किताब में ना एक बात लिखी है, सारी किताब लिखने के बाद अंतिम में एक लाइन दी है, कर भला हो भला अंत भले का भला। मतलब भला करोगे भला होगा, इस चीज को भूलिएगा मत। तो आइए अब फैमिली ट्री कैसे होता है उसको डिटेल में समझते हैं, फिर हम उपाय की बात करेंगे। देखिए, ये जो फैमिली ट्री मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना, इसमें एक बात याद रखिएगा, जो लोग दुनिया में जिंदा हैं, उपाय में सिर्फ हम उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। वह इस उपाय में शामिल नहीं होंगे, उनकी हम गिनती नहीं करेंगे। आइए देखिए, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, यानी कि परदादा परदादी से, है ना। तो लाल किताब ने यहां तक का वर्णन दिया है, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आपके परदादा, ठीक है ना, और परदादी। ये कई लोगों ने इनको देखा होता है, कई लोगों ने नहीं देखा होता, कई लोगों के यहां जीवित होते हैं, नहीं होते। मैंने पहले ही कहा जो जीवित है उसको ही गिनेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो दादा दादी आ गए, ठीक है ना। दादा को लेंगे पहले। दादी यानी कि स्त्री,
दादा, परदादी, दादी, माता और स्त्री यानी कि पत्नी, उसके खानदान को नहीं लेंगे हम, उसकी फैमिली को नहीं गिनेंगे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो भी आपकी परदादी, दादी, माता और पत्नी होगी उनके खानदान को नहीं गिनेंगे, यानी कि स्त्री के खानदान को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। तो अब यहां से शुरू होता है परदादा परदादी, इनकी गिनती कर ली अगर ये दुनिया में जीवित है। दादा दादी कई लोगों के जिंदा होते हैं, ठीक है ना, तो होते हैं, उनकी गिनती। अब दादा की बहन, ठीक है ना, दादा की बहन को गिनेंगे और दादा की बहन के लड़के और लड़कियों की गिनती करेंगे। ठीक है ना, इसमें मेंबर अब गिनेंगे। यहां पर ये आपने अपना फैमिली ट्री बनाना है, इनमें से कौन कौन लोग जिंदा है वो आप पेन कापी लेकर लिखेंगे। ठीक है ना। फिर दादा के भाई, दादा के भाई, ठीक है ना, तो यहां पर क्या आया, दादा के भाई। तो दादा के भाई जितने भी होंगे उनकी गिनती करेंगे और दादा के भाई के साथ भाई की पत्नी भी आएगी। ठीक है ना। तो दादा के भाई की पत्नी, दादा के भाई के बच्चे, ठीक है ना, तो दादा के भाई के बच्चों के बच्चे। तो इनमें अगर इनकी लड़कियां हुई ना, लड़कियां, तो लड़कियों के बच्चे गिनेंगे हम। ठीक है ना, दोनों में से जिसके यहां पर देखो, अब भाई, दादा के भाई के बच्चों, है ना, बच्चों में लड़कियां होंगी, लड़की दूसरे खानदान में शादी करके जाएगी तो उस लड़की को भी गिनेंगे और उस लड़की के लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है उसकी भी गिनती हम इसमें करेंगे। इसी तरह से यहां होगा दादा के भाई के बच्चों में भी, है ना, तो भाई के बच्चों में अगर लड़की होगी तो वो दूसरे खानदान में शादी करके जाएगी तो वहां पर, है ना, कि वहां पर ये भाई की बेटी हो गई, दादा के भाई की बेटी, तो वहां पर जाके उसको भी तो कोई संतान होगी ना, बेटी, तो उसकी गिनती करेंगे, उसके बच्चों की करेंगे, उसके घर वाले की गिनती नहीं करेंगे हम, उसके हस्बैंड को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो ये दादा की बहन भी हो गई, उसके लड़के लड़की, इससे आगे नहीं बढ़ना है, लड़के लड़की के बच्चे आगे गिनते हुए नहीं चलना, फिर तो खत्म नहीं होगी कहानी। ठीक है ना। तो यहां दादा हो गया, दादा की बहन, दादा के भाई हो गए और भाई के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ठीक है ना, दादा के भाई के बच्चों के बच्चे। तो यहां पर हमने सभी गिन लिए यहां तक। फिर उसके बाद हम आगे उतरते हैं। तो दादा आपके हैं लेकिन दादा के भी तो बच्चा है ना जो आपका पिता कहलाया, तो वो पिता गिन लिया हमने। ठीक है ना। पिता के साथ माता को भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो आपके खानदान की है। अब पिता की बहन, सबसे पहले पिता की बहन यानी कि आपकी बुआ बन गई। ठीक है ना। अब पिता की बहन के लड़का और लड़की जो होंगे हम उसकी गिनती करेंगे। पिता की बहन यानी कि आपके बुआ के लड़का लड़की की गिनती करेंगे जो आपके पिता के भांजा भांजी बनते हैं। तो यहां पर जितनी बहनें होंगी उतने लड़का लड़की जो भी भांजा भांजी हो गए उनकी गिनती हो गई। फिर हम आ गए इधर, पिता के भाई यानी कि आपके ताया चाचा हो गए। आपके ताया चाचा जितने होंगे उनको गिनेंगे। ताया चाचा की पत्नियां, चाचा की और ताए की पत्नी, ठीक है ना, वो भी साथ में लेंगे क्योंकि वो खानदान में है, यहां तक तो खून का असर है। फिर ताया चाचा के बच्चे, ठीक है ना, ताया चाचा के बच्चे। अब ताया चाचा में लड़कियां भी आ जाएंगी फिर यहां पे, ठीक है ना, लड़की दूसरे खानदान में चली गई शादी करके तो उसकी भी गिनती करेंगे और उसका लड़का पैदा हुआ चाहे लड़की पैदा हुई उसकी भी गिनती करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब ताया चाचा के बच्चों के बच्चे, तो यहां पर लड़की गई और लड़की के यहां पर जाकर फिर लड़का या लड़की पैदा हो गई। ठीक है ना, लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा हुआ तो उसकी भी गिनती कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा डिटेल में किया है कि छूटे ना, बार बार ये उपाय नहीं होते, तो यहां तक संभव है गिनती हो जाती है। तो यहां तक, क्योंकि भांजे भांजी दोहता पोता इसका वर्णन है लाल किताब में, बकायदा ऋण पित्तर में इसका वर्णन दिया है। तो ठीक है ना। तो यहां पर ये क्लियर हो गया जिसको हम ताया चाचा
आपके हो गए पिता के भाई और उनके बच्चे, है ना, उनके बच्चों के बच्चे और पत्नी, है ना, इसको शामिल कर लिया। तो यहाँ पर आपकी बुआ भी शामिल हो गई। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आपकी बारी आई। ऋण पितर से पीड़ित खुद व्यक्ति, आप उसकी भी गिनती करेंगे और उसकी पत्नी की भी गिनती करेंगे। अब आपके जितने बच्चे हैं उनकी गिनती करेंगे। मान लो आपकी एक लड़की है ना, हमने वो लड़की को लिख लिया। लड़की का बेटा या बेटी, उसकी गिनती करेंगे। यहां पर क्या हुआ कि आपकी अगर बेटी है उसकी शादी हो गई, उसको बेटा या बेटी पैदा हो गई, उसकी गिनती करेंगे, लेकिन उसके हस्बैंड की, उसके खानदान की गिनती इसमें नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो दोहता दोहती को भी यहां पर ले लिया गया है, दोहता दोहती को। तो आगे चलते हैं। तो फिर आती है आपकी बहन। अगर आपकी बहन है, ठीक है ना, उस बहन का बेटा बेटी भी यहां पर गिनेंगे। ठीक है ना। आप यानी कि जो ऋण पितर से पीड़ित है उसकी जो बहन है, उस बहन का बेटा और बेटी गिनती में लेंगे। फिर क्या होता है, ऋण पितर वाले के, है ना, लड़के जो होंगे हम उनको गिनेंगे। ठीक है ना। लड़के गिनेंगे, ऋण पितर वाले के बेटा है, ठीक है ना, तो बेटी को तो मैंने यहां पर गिन लिया। ठीक है ना। अब बेटे की बात करें, आपके जितने भी बेटे हैं उनकी गिनती करेंगे और उनकी पत्नियों को भी, लड़के की पत्नी भी साथ में गिनेंगे। ठीक है। तो दोनों का जोड़ा बन गया। ठीक है। अब क्या होगा, लड़के आपके जितने भी हैं उनके जो बच्चे हैं वो आपके पोता पोती हैं, तो उनको भी हम बीच में लेंगे, पोता पोती को। तो ये फैमिली ट्री बनता है। फिर यहां पर देखो क्या हमारे सामने आया, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, है ना, चौथी पीढ़ी, और ये आ गई पांचवी पीढ़ी। ठीक है ना। पोता पोती अगर आपके पैदा हो गए, जिसे हम ऋण पितर के चार्ट में शामिल करते हैं, और इसके लिहाज से फिर आगे उपाय होता है ऋण पितर का कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। तो इस फैमिली ट्री का, अगर आपको ये फैमिली ट्री अच्छे से समझ नहीं ना आया, इसे दोबारा देखिएगा। बड़े आराम से, बड़े प्यार से मैंने बनाया है, और आप, ऐसा नहीं होगा कि इस बात को ना समझ पाए। मैं दोबारा बता देता हूं। परदादा परदादी, ठीक है, दादा, दादा की बहन, दादा की बहन के लड़के और लड़की, दादा के भाई, दादा के भाई की पत्नी, दादा के भाई के बच्चे, दादा के भाई के बच्चों के बच्चे, दादा के भाई के बच्चों में अगर लड़की है तो उस लड़की का, है ना, लड़का और लड़की भी गिनेंगे। दादा के भाई के बच्चों में अगर लड़की है तो वो दूसरे खानदान में चल गई, लेकिन उसका लड़का और लड़की गिनेंगे। फिर नीचे उतरते हैं, पिता, माता, पिता की बहन, अब जितनी भी बहनें होंगी उनके बच्चे गिनेंगे, और उन बहनों को गिनेंगे, उनके हस्बैंड और उनके ससुराल वालों को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। जैसे यहां पर दादी और परदादी का खानदान नहीं गिनेंगे, माता का खानदान नहीं गिनेंगे, इसी तरह लड़की यानी कि पिता की बहन जो आपकी बुआ लगेगी, उसका लड़का और लड़की गिनेंगे, लेकिन वहां पर उसके हस्बैंड को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पिता के भाई यानी कि चाचे ताए और चाचे ताए की पत्नी, चाचे ताए के बच्चे, चाचे ताए के बच्चों के बच्चे, ठीक है ना, अगर हैं तो उनको गिनेंगे, अगर नहीं है तो नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। अब चाचे ताए की कोई लड़की है तो वो दूसरे खानदान में ब्याही गई, उसको गिनेंगे, और उससे पैदाशुदा बच्चे, चाहे वो लड़की उसने जन्म दिया है या लड़कों को, उनको भी गिनेंगे। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। फिर नीचे उतरते हैं, ऋण पितर से पीड़ित व्यक्ति खुद, है ना, तो उसकी, वह खुद और उसकी पत्नी, अब उसकी पत्नी का खानदान नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। और पीड़ित व्यक्ति, मान लीजिए आप खुद हैं तो आपकी बहन को गिनेंगे, बहन का बेटा और बेटी गिनेंगे। ठीक है ना। आपकी अगर बेटी है तो बेटी शादीशुदा है तो शादीशुदा बेटी को गिनेंगे, और बेटी ने जो बच्चे पैदा किए हैं उसके बेटी है या बेटा है उनको गिनेंगे, उनके हस्बैंड को नहीं गिनेंगे, ना ही उनके ससुराल वालों को गिनेंगे। अब लड़का है आपका, बेटा है, बेटे की पत्नी को गिनेंगे,
और लड़के के अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को गिनेंगे जिन्हें हम पोता और पोती कहते हैं। अगर पोता और पोती की भी शादी हो गई है तो उनके भी बच्चे गिनेंगे, और पोता और पोती की अगर आगे कन्या संतान है तो उसको भी गिनेंगे। तो ये फैमिली ट्री है, इसको अच्छे से समझ लें। बहुत ज़ोर लग गया मुझे इसको बनाने में, ऐसा लगता है कि शायद आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नज़र मारें एक बार ध्यान से, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं इसको अच्छे से, है ना, समझने के लिए। अगर कोई भी आपको लगे कि बात समझ नहीं आ रही, इस वीडियो को बार बार फैमिली ट्री को देखिएगा। इतनी डिटेल में नहीं बनाया होगा किसी ने, ठीक है ना। आज तक मेरे हिसाब से किसी ने भी ये फैमिली ट्री वाला कॉन्सेप्ट लाल किताब के अनुसार इतनी डिटेल में नहीं दिया है। तो ये मैंने ऋण पितर के कॉन्सेप्ट में आपको डाला है। ये 9 के 9 ग्रहों का कोई भी ऋण बने, फैमिली ट्री ऐसे ही चलेगा। तो इसको आप नोट कर लें, समझ लें, स्क्रीनशॉट मार लें, वीडियो सेव करके रख लें। अब इन लोगों की गणना उन लोगों की करनी है जो लोग जिंदा हैं। अब जितने भी बंदे आपको नजर आ रहे हैं ना, एक कॉपी पेन पे लिख लें, जो जिंदा हैं उनकी गिनती लिख के रख लें। अब मैं समझाता हूं आगे क्या करना है। अब जो आपने इतना ऋण पितर की जानकारी को समझा है, इसका फल एक बार समझ लें। लाल किताब फरमाती है कि जैसे ही आपके सर के बाल काले से सफ़ेद होने लग पड़े, आपके घर का सोना लोहे में तब्दील हो गया। मतलब क्या है कि किस्मत हार गई, आपकी किस्मत हार गई। और आपके घर में जो आपकी नाम शोहरत थी, इज्जत थी, वो मिट्टी होनी शुरू हो गई। एक बड़ा नाम बना था, बड़ी हैसियत थी, वो धीरे धीरे करके नीचे आनी शुरू हो गई। घर की लिक्विड मनी, कैश, पैसा, शोहरत, सोना, गोल्ड, ज़मीन, जायदाद सब धीरे धीरे करके बिकना शुरू हो गया। घर खाली हो गया, औलाद निकम्मी हो गई। जिंदगी में ऐसे हालात बन गए कि सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ नजर आया। कोई किसी प्रकार की खुशहाली नजर ही नहीं आई, और जीवन के हालात बद से बदतर होते चले गए। आपके साथ नहीं, आपके पूरे कुल खानदान के साथ, आपके परदादा, दादा, पिता, आप खुद, आपके बच्चे, इन सब की किस्मतें खराब हो गई। इनके साथ ऐसे हालात कि जैसे बुढ़ापा आया, बाल सफ़ेद हो गए, जिंदगी नर्क में हो गई। जब आपके बच्चे 16 साल की उम्र में पहुंचे, उस समय भी तकलीफें आई उनके जीवन में। अब उपाय क्या है इस ऋण पितर का? बड़ा सरल उपाय है। अब इसका उपाय पहला क्या है, आपके फैमिली ट्री जो मैंने बताया ना, उसकी गिनती बनाओ। जितने बंदे जीवित हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, और उन बंदों से 1 रुपया चाहे ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 100 ले लो, जितनी मर्जी आपकी है उतनी ले लो, और वह पैसे इकट्ठे करो। अपने घर के मेंबरों के भी उतने ही बराबर में डालो, ठीक है। डालने के बाद बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय वह सारे पैसे इकट्ठे करके मंदिर में चढ़ा दो, ठीक है। तो जितने लोग जीवित हैं उतने बंदों से पैसे लेके वह चढ़ा दे। जो पैसे सबसे लिए हैं उतने ही अपने डालने हैं, ये याद रखना। पहली विधि तो ये है। अब देखिए, कई रिश्तेदार आपको मालूम नहीं होंगे वो कहां पर है दुनिया में, ठीक है ना। जिंदा है पर कहां है मालूम नहीं। कुछ रिश्तेदार होंगे जिनसे आप मांगना नहीं चाहते, कुछ रिश्तेदार होंगे जिनसे आप मांगेंगे आपको मालूम है नहीं देंगे, किसी से आपके रिश्ते खराब होंगे। तो ऐसी स्थिति में जितने पैसे आपने डाले हैं ना, उसका 10 गुना हिस्सा आप अपने खुद से उनका डालेंगे। मान लीजिए आपके 4 रिश्तेदार बन गए जिनसे आप नहीं मांग सकते, या उससे ज़्यादा बन गए। आपने 10 रुपये डाले, तो एक बंदे का, वो साइड में लिखे कितने बंदे हैं जिनसे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या आपको मालूम नहीं है, या आप मांग नहीं सकते। तो उतने ही बंदों के, पर बंदे के 10 गुना हिस्सा, मतलब 1 रुपया डाला तो एक एक बंदे का कितना हुआ 10, अगर 10 डाले तो एक एक बंदे का कितना हुआ 100। वो सारे पैसे इकट्ठे करके मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आप चढ़ा देंगे, 8 बजे से पहले पहले। अब दूसरी विधि क्या है इस ऋण पितर से मुक्ति पाने के लिए? अब दूसरी हालात ये है, अपने खानदानी मकान में जाएं, अपने खानदानी घर में जाएं, आप
उस गेट पर खड़े हो जाएं, मुंह आपका बाहर की तरफ होगा, यानी कि आप सड़क को देख रहे होंगे, पीठ अंदर की तरफ होगी, आपके घर की तरफ, आप अपनी दहलीज पे खड़े हैं। दरवाजे पर खड़े होकर आप अपने बाएं हाथ की साइड देखेंगे। 16 कदम चलने पर अगर आपको कोई मंदिर या धर्म स्थान मिलता है, उस धर्म स्थान की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, पालना करेंगे। या कोई पीपल का पेड़ मिलता है, अपने घर के खानदानी घर के मेन दरवाजे पर खड़े होके बाएं साइड 16 कदम चलने के बाद तो उस पीपल के पेड़ की पालना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, जिससे कि आपका ये ऋण पित्तर का दोष लाल किताब के मतानुसार समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बृहस्पति के सबसे बड़े ऋण के ऊपर चर्चा थी। डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश की गई है, मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी कमी बताने वाला मददगार दोस्त होगा और किसी की कमी बताकर उसका सुधार करने वाला हमेशा मित्र होता है। तो इस वीडियो में डिटेल जानकारी दी गई है आपको ऋण पित्तर के बारे में। बाकी के ग्रहों के भी ऋण पित्तर ऐसे ही डिटेल में आपके पास आएंगे। पित्तर पक्ष के उपलक्ष्य में भी आप ये उपाय कर सकते हैं जब आपको मौका मिले, ठीक है ना, नहीं तो किसी भी समय ये कर सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया समय है जो पित्तर पक्ष चल रहा होता है, तो पित्तर पक्ष के उस समय को खाली ना जाने दें। जैसे जैसे 9 ग्रहों के मैं आपको बताऊंगा उपाय करते जाएं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर कर राय ज़रूर दीजिएगा। पुण्य के भागी बनिएगा किसी के जीवन में ये वीडियो पहुंचाकर। मुझे आपकी दुआएं चाहिए, मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। अगर आपके पितरों का भला हुआ तो मेरा भला अपने आप हो जाएगा, और आपने अगर किसी का भला कर दिया तो आपका भला, आपके बच्चों का भला अपने आप हो जाएगा। कर भला हो भला, अंत भले का भला। जय माता दी।